Jai Hind friends, it's Wednesday 28th of June 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis which I cover over here: daily current affairs, editorial, PIB news, down to earth along with frontline. All amalgamations I compile over here which is very beneficial especially for your civil services एग्जामिनेशंस. तो आप अगर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है. यहाँ पे बता दूँ, जो भी आपकी डेली करंट अफेयर्स है, जो भी आपका PIB डाटा है, जो भी आपके न्यूज़ में निकलती है कंकरेंट इशू, यहाँ पे सारी चीज़ें बैकग्राउंड डिटेल के साथ कंपाइल करके आपको दी जाती हैं ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं और उनकी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है. चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं सबसे पहले कवर करता हूँ UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो ये 2013 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है. स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. तो जो भी अर्थ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइस और ग्लेशियर्स के रूप में फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करते हैं. इनमें से जो फ्रेश वाटर है लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस किसका है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है. पहले में बोल रहा है इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर और क्लाउड के रूप में, और फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर के रूप में दूसरे में बोल रहा है, ग्राउंड वाटर के रूप में तीसरे में, और सॉइल मॉइस्चर के रूप में चौथे में बोल रहा है. कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन नहीं है यहाँ पे वो बोल रहा है. तो पहले में NDC, दूसरे में प्लानिंग कमीशन, तीसरे में जोनल काउंसिल, और जो ऑप्शंस दिया है यहाँ पे 1, 2 दिया है पहले में, और दूसरे में 2 ओनली दिया है, और तीसरे में 1 and 3 दिया है, चौथे में 1 and 3 दिया है. तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा. क्या आपको करना है? तो ये सारी आंसर को आप अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे. चलिए शुरू करते हैं. इसकी डिटेलिंग आपको बता दें, इसकी डिटेलिंग कल दी जाएगी, वो भी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ. ये जो इम्पोर्टेंट लेक है ये डिमना लेक, हजारीबाग लेक, बुरूडी लेक और तोपचाची लेक. ये जो लेक है कहाँ पर है, किस स्टेट में है, आपको बता दें. एक बार में एक स्टेट पूरा मैं कवर करता हूँ, वहाँ का जो भी लेक है वो आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. ये कहाँ पे है, अगर इनमें से एक भी आप जानते हैं तो भी आंसर करने में आप सक्षम होंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे PIB न्यूज़ कुछ ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन उनमें से मैं कंपाइल करके जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है वो मैं लेकर के आया हूँ. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको D और DO बोलते हैं, ये एक विंग है आपका जो रिसर्च के लिए जानी जाती है. तो रिसर्च और एनालिसिस के लिए जानी जाती है. यहाँ पे एक अनुसंधान चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया. तो किसके द्वारा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है. 27 जून 2023 को किया गया है. इसका एम क्या है? तो इनकरेज करेगा डिफेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, एकेडमिया में. किस फील्ड में? तो 75 लिस्ट ली गई है टेक्नोलॉजी की प्रायोरिटी को लेके यहाँ पे, जिनमें से DRDO यहाँ पे डिवाइड किया है 403 कैटेगरी में. तो 75 यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड, 403 कैटेगरी के आसपास ये चीज़ें चलेंगी. तो अनुसंधान चिंतन शिविर किससे है ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. दूसरा न्यूज़ एंड फैक्ट्स को दिख रहे हैं. तो यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए हैं हम. तो इस सबसे पहले बता दें, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे अनाउंस करते हुए पाए गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आ रहा है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लॉन्च किए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी इशू क्रिएट हो जाएंगी. हिंदू मुस्लिम रिलीजन, बहुत सारे भारत में जो डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैनिज़्म बुद्धिज़्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने सारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं. तो उनके लिए क्या एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना, उनके धर्म को लेके फॉलो करना, क्या ये वर्किंग होगा, क्या ये लीगल सिस्टम माना जाएगा, क्या ये अलाउ हो जाएगा, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रेज कर रहा है. तो यहाँ पे आपके देश के प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों को लेके आ गए हैं अभी, आपको बता दें. और इस पे
कार्य भी कर रही है पार्टी। तो बीजेपी जो पार्टी है इस पे कार्य कर रही है, किस प्रकार से इसको लेके आया जाए कि किसी भी पार्टी को, किसी भी कम्युनिटी को किसी भी चीज़ से यूनिफॉर्म सिविल कोड से इशू ना हो। दूसरी तरफ भारत में चाइनीज़ जर्नलिस्ट जो थे इंडिया को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के डेट में कोई भी चाइनीज़ जर्नलिस्ट अभी भारत में नहीं है जो रिपोर्टिंग कर सके। ठीक ऐसे ही अप्रोच आपका चाइना लगाया हुआ है, वहाँ पे भी लगभग ना के बराबर अपने इंडियन जर्नलिस्ट हैं। तो ये दोनों कंट्री में जर्नलिस्ट वाली फाइट चल रही है। देखते हैं आगे किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं। ग्रेट बॉम्बे सर्कस हम सब ने देखा है। ये सर्कस कोयम्बटूर में ट्यूसडे को ये सर्कस आया और यहाँ पे 100 ईयर कंप्लीट करता हुआ जो न्यूज़ में बना दिया। तो 100 साल पूरे हो गए हैं ग्रेट बॉम्बे सर्कस के, याद रखिएगा। और इसमें मैक्सिमम जो वर्कर हैं वो एथियोपिया और रसिया से हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल न्यूज़ को। तो यहाँ पे कंपाइल करके 3 एडिटोरियल को यहाँ पे छोटे छोटे एक जगह पे लेके आया हूँ। और इंडिया यूएसए का जो डील है, जो रिलेशंस है, इंटरनल रिलेशंस, उसकी बैकग्राउंड की डिटेलिंग को भी अच्छे से हम देखेंगे। तो सारे के सारी बैकग्राउंड न्यूज़ के साथ भी यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा मोदी जी अभी रिसेंटली यूएसए गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी डिफेंस की डील करी है। तो दोनों देश एक प्रकार से स्ट्रेटजिक कोऑपरेशंस को लेके और आगे बढ़े और इतिहास में एक नाम अमर भी हो गया। तो बताया जा रहा है ये जो डील हुई है यह अत्यंत ही आवश्यक डील हुई है अगर बात करें डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जो डील हुई है जीई कंपनी, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी एक है जो कि एरोस्पेस की कंपनी है। यह 41 इंजन इंडिया के लिए यहाँ पे डील करेगी। तो ये कंपनी किसके साथ भारत में की है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी इसके साथ डील करती हुई नज़र आई है, जो कि भारत में बनता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2। ये बहुत ही एडवांस और लाइट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के रूप में है। इसमें इंजन लगाने के लिए बात बोली जा रही है किसकी? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इसमें इंजन देगी। तो ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK1 जो है ये MK2 की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डील होगी। और दूसरी तरफ MQ-9 भी आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये क्या है? ये ड्रोन टाइप से व्हीकल होगी, इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसकी भी डीलिंग यहाँ पे चल रही है। तो ये मिलिट्री की कोऑपरेशन दोनों नेशंस के बीच में और ही ज़्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है, जो कि इंडिया एंड US की आज के समय में बात करी जाए तो ये नीड हो गई है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, चाइना का जो इंडिया के साथ इशू हो रहा है, USA का चाइना के साथ जो चीज़ें बन नहीं रही हैं, जिसके कारण USA सीधे इंडिया के पास अपनी आशा भरी निगाहों से देखता है। और इंडिया भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आशा भरी निगाहों से देख रहा है। बात हो जाती है रसिया की, तो रसिया के साथ तो भारत की पुरानी रिश्ते हैं ही और भारत इसको न्यूट्रल पक्ष पे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को एक्सेप्ट यहाँ पे भी इंडिया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस इंडिया का जो लैंड है काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया गया है ईस्टर्न लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, यूनाइटेड किंगडम कह रहे हैं, उत्तराखंड वाले जोन में। तो एरिया का इशू चाइना से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, जिसके कारण वहाँ पे टशल्स कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जो ग्रोथ है रिलेशनशिप में वो एक कदम आगे जा चुका है, जिसके कारण 25 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शंस को भी US ने इम्पोज किया है भारत पे और पाकिस्तान पे। तो ये तब की बात है जब भारत न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग कर रहा था, परीक्षण कर रहा था। तब से लेकर के आज के समय की बातें हैं, बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई हैं। लेकिन ये जो सैंक्शंस लगाई हैं ये धीरे धीरे हटा ली भी गई थी। तो 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट का यहाँ पे रोल दिखा रहा है, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और 5वें जो आ रहे हैं जो बिडेन। तो यहाँ पे 3 जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनके साथ अपनी सहभागिता दे चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह
नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का रोल और बिडेन का रोल यहाँ पे निकल के आ रहा है। पहले 2 डिकेड की अगर बात करें 21वीं सेंचुरी में तो क्लिंटन वाजपेयी थे। इसी प्रकार से जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों की चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 1998 की बात करी जाए अगर तो 6 मंथ आफ्टर यूएस इम्पोज सैंक्शन, तो ये वही समय है जब भारत न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए गए, लेकिन क्लिंटन यहाँ पे इसको वेवर करें, यानी सैंक्शन से हमको आज़ाद कर दिए, क्योंकि वो जानते थे इंडिया एक अलग रोल प्ले करेगा। अगर हम चाइना को देख रहे हैं, चाइना के साथ यूएसए की अगर इशू है तो ये समझते थे, इसीलिए बहुत समय से ही इंडिया को रिबेट मिल रहा है, इंडिया को एक्सेप्शंस मिल रहे हैं इन सब फील्डों में। अभी आगे ये सब चीज़ें हम और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बुश की जब एडमिनिस्ट्रेशन हुई वहाँ पे सिविल न्यूक्लियर एग्जेम्पशंस मिल गया कि ठीक है, जो भी न्यूक्लियर आप टेस्ट किए उसको सिविल पर्सपेक्टिव से आप यूज करिए और वहाँ पे आपको हम एग्जेम्पशन देते हैं, छूट देते हैं। लेकिन ऐसा कोई और कंट्री को इन्होंने नहीं बोला एक्सेप्ट इंडिया को। इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट 2005 में हुई, वहाँ पे भी एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशंस एक्ट है ये, इसके तहत आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का कलेक्शंस नहीं कर सकते, परचेज नहीं करेंगे आप, और इसको बढ़ावा नहीं देंगे, इनकरेज नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं उसको डेवलप नहीं कर सकते इस ट्रीटी के अंदर। लेकिन इंडिया इसको साइन नहीं किया है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ एनपीटी। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है यूपीएससी में, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओबामा जब 2010 में आते हैं तो यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू इम्प्लीमेंट होता है और ये भी वेव करते हैं। वेव मतलब छूट देते हैं, चलिए अलाउ कर दिया जाता है, सैंक्शंस नहीं लगाया जाता है, उस पर रेसिस्टेंस नहीं लगाया जाता है भारत वाली चीज़ों पे। तो उसी के लिए बातें बोल रहे हैं कि इंडिया और एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों में हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ट्रेड को लेके यहाँ पे यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है यूएस की, वो भारत में बहुत समय से ही यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। यूएस कई सारे फील्ड में हम लोगों को छूट देता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो हम लोगों की डीलिंग है रसिया के साथ, उसको देखने के बावजूद भी यहाँ पे जो काटसा लगा रहा है उसमें भी सैंक्शन लगा रहा है। तो ये क्या है? काटसा एक प्रकार का सैंक्शन है, इसका क्या नाम है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, काटसा एक सैंक्शन है, ये याद रखिएगा, जो कि किसी भी कंट्री के ऊपर यूएस लगा देता है अगर वो किसी भी चीज़ को उसके खिलाफ करता है। तो यहाँ पे काटसा इसका इम्पॉर्टेंट टूल था, जो कि भारत में लगाने के बाद वो तुरंत वेव ऑफ भी कर दिया, छोड़ दिया। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसी ही थी, यहाँ पे ये भी S-400 इनके समय में हम किए, फिर भी सैंक्शंस दूसरे कंट्री पे, तुर्की पे, चाइना पे, यहाँ पे उसी को खरीदने के लिए लगाया गया, लेकिन भारत को वेव ऑफ कर दिया गया, छोड़ दिया। 2022 में बात करी जाए यहाँ पे तो जो है एक खन्ना अमेंडमेंट आ रहा है, आरओ खन्ना अमेंडमेंट। ये क्या है? ये कर देगा कि जो काटसा है इंडिया पे बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, भारत के लिए और भी अच्छी बातें हो जाएंगी। रसिया की वार जो चल रही है यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पे अलग अलग इशू निकल के आ रहा है। अभी तो सिचुएशंस रसिया की बिल्कुल भी ख़राब हो गई है, बिल्कुल ही ख़राब हो गई है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि एक वैगनर ग्रुप है। वैगनर कौन सा ग्रुप था? तो प्राइवेट आर्मी चलाता था रसिया में, और रसिया इस आर्मी को यूक्रेन को डील करने के लिए भेजा था, लेकिन यही आर्मी रसिया के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिसको अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट लुशांको ने इसको डील कर लिया है, इस इशू को रिजॉल्व कर लिया है और वो बेलारूस की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन क्या रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन इसको मानेंगे? यही एक बड़ा क्वेश्चन है। वो कदम तो उठाएंगे ही, मान तो नहीं सकते। और ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं रसिया यूक्रेन के युद्ध में, तो यूक्रेन के युद्ध में, रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे यूएसए और इंडिया यहाँ पे आपस में निकल के आ रहे हैं, डील भी करते हुए नजर आए। तो किस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी, वही देखने योग्य बातें हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, जो भी एक्सेप्शंस दी गई है, छूटें दी गई हैं, सपोर्ट दी गई हैं इंडिया को, क्या ये सपोर्ट किस प्रकार से देखते हैं? एक एलाई के रूप में देखते हैं, अलायंस पार्टनर के रूप में देखते हैं? तो इस प्रकार से तो हम बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि हम लोग यूएसए के एलाई बिल्कुल भी नहीं हैं, हम लोग एक फ्रेंडशिप के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो एलाई वो होता है जो परमानेंट चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे फ्रेंडशिप के रूप में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी ये जियो पॉलिटिक्स बदलेगा तो यहाँ पे चीज़ें हम लोगों की ख़राब हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें समझने योग्य हैं।
यूएस क्यों इस प्रकार की चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर रहा है, क्यों हमारी चीज़ों को वेव कर रहा है? अगर हम कोई चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं फिर भी हमें वो छूट देता हुआ नज़र आ रहा है, निगलेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों हमारे पे सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, क्यों रोक नहीं लगा रहा है? तो यहाँ पे उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहे हैं, सबसे पहली बातें बोली जा रही हैं कि इंडिया का टाइज यूएसए के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण यहाँ पे प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी भी है। तो यहाँ पे इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ही, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कल्चर है, सिविलाइजेशंस है, ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भारत में ऐसी हैं जो किसी भी कंट्री में आप लगभग नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स पीपुल हैं और डाइवर्स फ्लोरा और फौना भी है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, हर सिविलाइजेशंस के लोग, रिलीजन के लोग यहाँ पे पा जाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि जो इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज एन इकोनॉमिक मार्केट, तो इकोनॉमिक मार्केट के रूप में भी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक मार्केट के रूप में भी इंडिया को देख रहे हैं, मिलिट्री के इक्विपमेंट को खरीदते हुए भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हो जा रही है चाइना के साथ, और इंडिया के साथ अगर बन नहीं रही है तो पाकिस्तान के साथ अगर बन नहीं रही है तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इक्विपमेंट खरीदेगा, डिफेंस की इक्विपमेंट खरीदेगा, और उसको प्रोवाइड कौन करेगा, रसिया एंड यूएसए। तो क्यों ना यूएसए ही इंडिया के पास चला जाए, ऐसा ही बात यहाँ पे हो गया रहा। तीसरा चीज़ें क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी जो एशिया में है बहुत प्राइम लोकेशंस पे है, और बाउंड्री की भी जो डिस्प्यूट है बीजिंग के साथ, ये भी एक फैक्टर बन रही है, जो कि कहीं ना कहीं यूएसए को इंटरफेयर करने के लिए आगे लेके आती है। और यूएसए चाहता भी यही है, यूएसए क्या चाहता है कि जो भी चाइना के साथ और इंडिया के साथ इशू है वो यहाँ पे ये अगर आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, चाइना को सबसाइड करते हुए यूएसए नजर आएगा, कि जहाँ जहाँ चाइना जा रहा है वहाँ वहाँ यूएसए भी प्रयास करता है कि इसको टैकल किया जाए। तो यूएसए हमेशा इसकी इकोनॉमिक फील्ड में हाथ बटाता हुआ नज़र आता है। अभी बात करी जाए अगर इंडिया को कंसर्न में लिया जाए तो इंडिया के साथ आके खड़ा हो गया, इसलिए क्योंकि इसको चाइना को डील करना है, इसकी पॉलिसी को नीचे रखना है। चाइना बहुत ही तीव्र गति से ग्रोइंग कंट्री है, इकोनॉमी इसकी बहुत तीव्र गति से बूम कर रही है। तो यही सारी चीज़ें, चौथा जो पॉलिसीज़ बता रहे हैं बिडेन और मोदी की एक्नॉलेजमेंट में ये चीज़ें चल रही हैं कि इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा है, और जिसके कारण ये वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो दोनों कंट्री को फ़ायदा हो गई अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि इंडिया के लोग तो वहाँ पे हैं ही, और हैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कंपनियों के CEO भी बन के चल रहे हैं। तो जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जहाँ पे इंडिया के पर्सनालिटी CEO हैं और कार्य भी कर रहे हैं अच्छे से। तो अगर वर्ल्ड को आगे जाना है तो इंडिया के मेंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये अमेरिका, यूएसए इस चीज़ को जान चुका है, और जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी गहराई को भी अच्छे से समझता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि चैलेंजेज क्या क्या हैं भाई, क्या क्या चैलेंजेज हो सकती हैं, वो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो रिलेशनशिप में चैलेंज तो बिल्कुल है, लेकिन इसको यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं किस प्रकार की चैलेंज है। तो सबसे पहले जो भी एक्सेप्शंस दी जा रही है, छूटें दी जा रही हैं, ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जब भी जियो पॉलिटिक्स बदलती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सब भी पार्टनर इसके हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में अगर बात करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें इनके खिलाफ चली गई हैं। दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं, डिस्पाइट इंडिया आज ग्रोथ स्टोरी, जो भी इंडिया टैकल कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसके बावजूद भी वन डायरेक्शनल इशू चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेके, कि यूएसए है भाई, तो यूएसए क्या करेगा, इंडिया में आएगा और अपनी चीज़ों को प्लांटिंग बैठाएगा, यही जॉब देगा, यही हथियार देगा, यही डेवलप करेगा, सब वन डायरेक्शनल है। तो यूएसए ही सब एक चीज़ करेगा, यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या भारत का क्या रोल होगा, ये भी सोचने वाली बातें हैं। तो प्रोडक्शन से लेके एनर्जी ट्रांजिशन तक, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सब केस बाय केस अगर यूएसए ही कर रहा है, यहाँ पे जो डील चल रही है GE और हाल में, तो यहाँ पे भारत का क्या रोल होगा, और किस प्रकार से ये जो सैंक्शन भी नहीं लगा रहे हैं हम, अगर कोई चीज़ इनके खिलाफ कर रहे हैं तो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। तो जो भी जियो पॉलिटिकल इशू है
वह कितने हद तक आगे चलेगी, किस प्रकार से काउंटर करना है चाइना को और रसिया को, यहाँ पे ये इसके लिए सही बातें निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें डील करेगा यूएस से, वही चीज़ें जो अभी आज के समय में इंडिया और यूएसओ की बात करी जाए, इंडिया यूएस की, तो दोनों कंट्री के आसपास ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस इन बैकग्राउंड से हमेशा पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। तो पहला जो 4 एग्रीमेंट है वो हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। पहला है जीसोमिया एग्रीमेंट, ये हुआ था 2002 में। इसमें क्या कहा जाता है कि इनेबल करता है जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो आपस में एक दूसरे के साथ इम्पॉर्टेंट इशूज़ इन्फॉर्मेशंस को शेयर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगी दूसरे की इन्फॉर्मेशंस को। दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2016 में हुआ है, इसको लेमोआ बोलते हैं। तो जीसोमिया से लेमोआ आ जाइए। लेमोआ क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, और ये साइन किया गया था दोनों कंट्री के बीच में। क्या परमिट करता है? मिलिट्री किसी भी कंट्री की हो इस बेस पे सप्लाई करेगी, कैरी आउट करेगी और रिपेयर करेगी। ये अपनी चीज़ों को जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है दोनों कंट्री पे बाइंडिंग होगी और इंडिविजुअल की क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। ये नहीं कि बाइंडिंग है तो दोनों को मान ही लेना है, नहीं है, क्लियरेंस की भी आवश्यकता होगी, याद रखिएगा। तीसरा जो एग्रीमेंट है वो है कमकाशा, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, 2018 में आई थी, 2+2 डायलॉग के आसपास। यहाँ पे इंडिया पैसिफिक वेरिएंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम के लिए ये जानी जाती है। तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन करके अपने दोनों कंट्री के बीच में चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा जो आया था वो बेका आया था, बेका 2020 में आया था और ये परमिट करता है क्या? अनक्लासिफाइड और कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड जियो स्पेशियल प्रोडक्ट, जैसे कि टोपोग्राफिकल हो गया, नॉटिकल, एरोनॉटिकल डाटा प्रोडक्ट सर्विसेज। ये इंडिया और यूएस के बीच में जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी किस प्रकार से कार्य करेगी और प्रोडक्ट का एक्सचेंज करेगी, ये इस डील के एग्रीमेंट के अंदर में आता है। तो ये थी इंडिया यूएसए की एग्रीमेंट की कुछ डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है चाइना के कंसर्न की। तो चाइना का कंसर्न यहाँ पे क्या है? चाइना का कंसर्न आप देख सकते हैं, ये एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक में जो तीव्र गति से हो रहा है, तो यूएस इसको लेके कंसर्न है। क्यों? क्योंकि चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ ताइवान है, इन दोनों में भी नहीं बनता है। ताइवान को यूएस से हमेशा सपोर्ट करता है क्योंकि चाइना को यहाँ भी डील करना है। तो ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो यहाँ पे जॉइंट इनिशिएटिव जेट इंजन को लेके, प्रोडक्शंस को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी के लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो डेवलप होनी है भारत में, और दोनों कंट्री मिलके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो चाइना को ही डील करने के लिए बहुत सारी डीलें इंडिया से भी हो रही हैं। तो ये आज की जियो पॉलिटिक्स का डिमांड है, यहाँ पे बोली जा रही हैं। यूएस से कोई भारत का अलायंस नहीं है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो इंडिया अगर केवल लेगा यूएसए से तो ये आज की नीड हो गई है यूएसए की, क्योंकि यूएसए फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता है, वो एक कैपिटलिस्ट क्लास कंट्री है। इंडिया यूएसए की बात करी जाए यहाँ पे, तो जो भी 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट अभी आपको बताएं उनमें से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक है। तो ये किस प्रकार से अपने डिफेंस कोऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं हम, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैकल करा जाएगा। अगर मान लीजिए चाइना से लड़ाई हो गई, मान लीजिए पाकिस्तान से इशू हो गए, तो चाइना से इशू तो भविष्य में होने हैं, ये तो कंफर्म है 100%। लेकिन एक चीज़ बता दें यहाँ पर आपको, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं मदद करेगी इंडिया की। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूएस की ये भी स्ट्रेटजी है कि बाईपोलैरिटी की तरफ आप बढ़िए और बाईपोलैरिटी की तरफ फोकस करिए, जबकि इंडिया इन सब चीज़ से एग्री नहीं करता है। बाईपोलैरिटी क्या होता है? एक हो गई वेस्ट, एक हो गई ईस्ट। तो ईस्ट वाले अगर वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 2 ही कंट्री हो गई, जबकि मल्टीपोलैरिटी में बहुत सारी कंट्री को एक साथ लेके चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इंडिया की डिज़ायर है प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉर्डर को, सॉवरेनिटी को, इसलिए यूएस का भी इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है दोनों कंट्री की अगर बात करी जाए। कुछ वाशिंगटन डीसी का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन CCIA,
ये यहाँ पे मेंबर इसके कौन है, लाइक जैसे कि अमेजोन, गूगल, मेटा सर्विस, इंटेल, याहू, ये सारी 20 पॉलिसी ऐसी दे हैं जो बैरियर हो रही हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये की थ्रेट हैं डिजिटल ट्रेड 2023 की। अगर बात करें कि इंडिया को भी कई सारे इशू में रिफॉर्म लाना पड़ेगा और यूएसए को भी बहुत सारे इशू में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, तब जा कर के ये चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे 20 ऐसी कंपनी हैं जो चीज़ें इशू करी हैं और अनवील करी हैं कि ये प्रॉब्लम हमको हो रही है, कैसे डील होगी। CCIA जो ये बॉडी है वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर में, ये क्या अप्रिसिएट कर रही है कि री इन्विग्रेट करो, जो भी एफर्ट है उसको रैंप अप करो ताकि ट्रेड हो सके, बायलेटरल इनिशिएटिव हो सके। और ये यहीं तक नहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की भी बातें बोल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी टाइकून कंपनी हैं, किस प्रकार से आगे आएंगी ये भी देखेंगे। जो भी IT की बातें बोल रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इनकी जो गाइडलाइंस एथिक्स रूल 2021 की बनाई जा रही हैं, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम है उनमें, पॉलिसीज़ में लेकूना, लूप होल्स क्या है, वो सब चीज़ें देखने योग्य बातें रहेंगी। तो ये थी सारी इंडिया एंड USA की अभी तक की डीलिंग। आशा करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। स्प्रिंग क्लीनिंग एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एडिटोरियल है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्प्रिंग क्लीनिंग क्या है, जो भी आपके अभी बसंत ऋतु आ रहा है उसी सीज़न की ये बातें चल रही हैं। 25 साल पहले से ही जो भी मेडिकल टीम है यहाँ पे, तो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशंस 1997 में नोटिफाई करी गई थी। और किस प्रकार से आज के समय में पुनः इस पे विचार करने की ज़रूरत है, इसके सिस्टम को देखने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को देखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं भारत में उनको किस प्रकार से तैयार करिए जाएगा, इसको देखने की ज़रूरत है। आज का जो सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, पेंडेमिक की सिचुएशंस है, कोरोना वायरस आया जिसमें डॉक्टर की कमियां नज़र आई वर्ल्ड में, भारत के डॉक्टर वर्ल्ड में हैं, भारत के डॉक्टर वर्ल्ड में हेल्प किए, फिर भी भारत में भी कई सारी डॉक्टर की कमी है। तो NMC क्या कह रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशंस, ये जो नया रूल आ रहा है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, इस सिस्टम को लेके यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं। उसी लिए नया जो रूल्स आ रहा है यहाँ पे उसकी बातें बोली जा रही हैं। नया जो रेगुलेशंस ला रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होगा, तो एक प्रकार से मेडिकल एजुकेशंस को लर्नर सेंट्रिक यानी स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जाएगा ताकि अच्छे से लोग पास आउट हो सकें। ऐसा नहीं कोई एक सेमेस्टर में फेल हो गया, दूसरे सेमेस्टर में फेल हो गया तो उसको फेल ही कर दिया जाए, ऐसा लर्नर सेंट्रिक लाया जा रहा है, पेशेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है और जेंडर सेंसिटिव बनाया जा रहा है ताकि जो भी इन्वायरमेंट उनको मिले उसमें वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पे वो सारी बातें बोली जा रही हैं। जो भी बेसिक प्रिंसिपल है टीचिंग की वो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। रेगुलेशंस वेयर प्रोग्रेसिव इन इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्राम, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं, इसमें एटीट्यूड और एथिक्स भी डाला जाए ताकि चीज़ें सही से चल सके। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी यंग मेडिकल स्टूडेंट में ये चीज़ें डाली जाए। दूसरी तरफ ये जो स्किल्स है ये बेनिफिट करेगी सच में दूसरे वर्ल्ड को भी, ऐसा बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। जो नया रेगुलेशंस आ रहा है GME करके, तो यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे MBBS के स्टूडेंट, ये पेंडेमिक मॉडल को लेके क्रिएट करा जा रहा है जिसके कारण अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाता हुआ नज़र आएगा। इसके रिज़ल्ट की जो आपको बात करें तो 3 to 6 वीक अगर कोई भी एग्ज़ाम सेमेस्टर में फेल होता है तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस की भी तैयारी हो रही है। पहले बताया हूँ आपको कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके इसको डेवलप करी जा रही है। न्यू GMR विद इनेबल कंट्री मेडिकल स्टूडेंट टू द फ्यूचर रेडी, तो फ्यूचर के लिए रेडी किया जा रहा है। अगर भविष्य में फिर से कोरोना नहीं कोई और भी मोरोना आ गया तो मोरोना आ जाएगा बाबा, तो उसको कौन डील करेगा, उसको हमारे स्टूडेंट हम डॉक्टर ही डील करते हुए नजर आए। तो इनका रोल बहुत व्यापक रखा जा रहा है इस उद्देश्य से कि कोई भी अगर पैंडेमिक आता है किसी भी रूप से तो कम से कम डॉक्टर के शॉर्टेज तो नहीं होने चाहिए। विलेज से लेके टाउन से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके
यहाँ पे डिवीज़न से लेके स्टेट तक, कैपिटल तक, ये सारी चीज़ों पे हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो विलेज लेवल में तो कोई डॉक्टर रहना नहीं चाहता। इसी अप्रोच को लेके यहाँ पे चीज़ें बदल दी गई हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग के दौरान विलेज भी विजिट करेंगे। ये इनके कोर्स में डालने की भी बातें चल रही हैं। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, फिनेंशियल लिटरेट, एक नया न्यूज़ है। इस टर्म को हम देखेंगे क्या है फिनेंशियल लिटरेट। तो इंडिया में जो भी रिटायर्ड मैन है, स्पेशली लिविंग जो रह रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो मोस्ट फिनेंशियल लिटरेसी हैं, यानी उनके पास पैसे की बहुतायत है, एक बैलेंस वे में उनके पास पैसा है। तो ये तभी है जब वो लिटरेट हैं, इसलिए नहीं है कि वो इलिटरेट हैं और उनके पास पैसा है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। 2023 में बुलेटिन आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फिनेंशियल लिटरेसी रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है, जिसमें ये चीज़ें सीधे सीधे मेंशन है। अब सीधे देख लेते हैं आंकड़े को। तो फिनेंशियल नॉलेज, फिनेंशियल बिहेवियर, फिनेंशियल एटीट्यूड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल फीमेल और मेल की बात करें तो यहाँ पे नॉलेज में देखिए मेल आगे चल रहे हैं, फीमेल यहाँ पे क्या रेट है। मैरिड पर्सन की बात करी जाए तो मैरिड जो हैं यहाँ पे आगे चल रहे हैं, सिंगल वाले अभी पीछे हैं। एज ग्रुप की बात करी जाए तो 29, 30, 30, 39 वाले ग्रुप यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 50, 59 में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे दूसरी तरफ सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करी जाए तो सैलरीड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे हैं। होम मेकर और भी कम है। अप टू 12 से लेके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करी जाए तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बराबर के आसपास। ये क्या मैं बता रहा हूँ, पैसों की बातें बता रहा हूँ। विदाउट मनी यहाँ पे नथिंग कैन बी हैपन बोला जा सकता है, क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी की बात बोली जा रही है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट मनी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे दूसरी तरफ 20,000, 50,000, 1 लाख तक की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या रेट चल रहा है। दूसरी तरफ पीपल इन मेट्रो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेटर सुविधा और बेटर स्टार्टअप भी मिल रहा है उनको। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये चीज़ें चल रही हैं। फिनेंशियल बिहेवियर की बात करी जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं फीमेल और मेल में यहाँ पे ये देख सकते हैं एज ग्रुप में तो 30-39 के ग्रुप में फिनेंशियल बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें, फिनेंशियल एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है। वुमेन हैड बेटर एटीट्यूड, यहाँ पे वुमेन के पास बेटर एटीट्यूड है। यहाँ पे ये देखिए रिटायर्ड लोगों के पास फिनेंशियल एटीट्यूड, यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाती हुई ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डाला। अब बढ़ते हैं क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशंस को लेके, जो कि अभी NIRF का आंकड़ा गया। ये क्या है? ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बॉडी है, एडॉप्ट करी जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और रैंकिंग देती है इंस्टीट्यूशंस को, अपने देश के हायर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या निकाल के ले आई है, तमिलनाडु में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। तो 2023 की NIRF रैंकिंग टॉप 100 कॉलेज इंडिया की देखी गई, जिनमें से कंसिस्टेंट सक्सेस मिला तमिलनाडु को, स्पेशली हायर एजुकेशंस में, बोथ ऑफ गुड क्वालिटी और इंक्लूसिव। तो सर्विसेज और क्वालिटी दोनों में यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करता हुआ तमिलनाडु निकला है। NIRF की बात करी जाए तो एम्प्लॉयज रैंकिंग मेट्रिक कंप्राइजिंग 5 पैरामीटर। तो ये वेटेज कहाँ कहाँ है, तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेस, ग्रेजुएशंस, आउटकम, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शंस, इनको असेस करता है। तो जो क्वालिटी आप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम, वो लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज आता है 40%, ग्रेजुएशंस आउटकम 25%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस 15%, आउटरीच इंक्लूसिविटी 10%, परसेप्शंस के साथ यहाँ पे आता है। नंबर ऑफ कॉलेज जो पार्टिसिपेट किए हैं NIRF रैंकिंग में, ये यहाँ पे बड़े हैं। तो 535 2017 में थे और 1619 हो गए हैं 2020 में, 2746 2023 में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर टॉप 100 NIRF रैंक कॉलेज की बात करें 2023 में, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा हैं जो कि 35 हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 32 आपके दिल्ली में है जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, और केरला जो कि 14 है, वेस्ट बंगाल जो कि 8 है। जबकि बड़े राज्यों की अगर हम बात करें, बड़े राज्यों की, तो इसमें
बिगर स्टेट में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा डू नॉट हैव ए सिंगल कॉलेज इन टॉप 100। तो टॉप 100 में उत्तर प्रदेश और बिहार के भी राज्य नहीं है। तो यूपी बिहार के राज्य क्यों नहीं है, जबकि पॉपुलेशन 30 करोड़ और 15 करोड़ पॉपुलेशंस यहाँ पे है। क्या हम यहाँ पे एजुकेशंस को अपनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं? क्या एजुकेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है? तो ये क्वेश्चंस उठाता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कुछ यहाँ पर न्यूज़ एंड फैक्ट्स है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे, न्यूज़ एंड फैक्ट्स को। तो ये क्या है, मणिपुर की जो गवर्नर है, क्योंकि मणिपुर में 2 ट्राइबल के बीच में एथनिक वायलेंसेस हुआ है। पहला ट्राइब कौन है, मितई ट्राइब, और दूसरी ट्राइब कौन है, कुकी ट्राइब। आपको बता दें दोनों ट्राइब नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में पाई जाती हैं। नॉर्थ स्टेट में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी ये दोनों ट्राइब पाई जाती हैं। तो क्वेश्चंस अगर यूपीएससी यहाँ से बनाता है तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। मणिपुर की गवर्नर कौन है, अनसुईया उकी। यहाँ पे आपके होम मिनिस्टर अमित शाह से मिली हैं और यहाँ पे उनको दिलासा दिया है कि वहाँ पे चीज़ें नॉर्मेलसी की तरफ चल रही है। लेकिन परंतु किंतु बंधु वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट और वायलेंस करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें नॉर्मेलसी कैसे हो जाएगी। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे ये लाया है कि आधार के अंदर बर्थ एंड डेथ का भी रिकॉर्ड होगा, जो कि मैंडेटरी अभी नहीं करा गया है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे बर्थ और डेथ का रहेगा। ये नया न्यूज़ है। रसिया प्रिपेयर कर रहा है क्या कि जो भी वैगनर ग्रुप हैं जो मॉस्को में मार्च कर रहे हैं, वैगनर ग्रुप क्या है, यहाँ पे प्राइवेट आर्मी चलाई जाती है यगनेव प्रोजिमेस्की के द्वारा। ये ग्रुप ही रसिया के खिलाफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि रसिया में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो प्रोजिमेस्की के खिलाफ कुछ बोल दिए थे, जिसके कारण इन दोनों में नहीं बन रही थी। और क्या बोले थे कि आपकी जो आर्मी है वो सीधे की सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आनी चाहिए, प्राइवेट आर्मी नहीं है। तो प्रोजिमेस्की के आसपास लगभग 340,000 की आर्मी है, कैनन है, आर्टिलरीज है, गन्स हैं, जिसके कारण यहाँ पे सिविल वार की संभावनाएं रसिया में बन गई हैं। लेकिन अभी जो है बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंड्रो, वो इस चीज़ को डील किए हैं, जिसके कारण अभी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। यहाँ मर्ज करने की बात करी जा रही है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। तो दोनों जुलाई 1 से इफेक्टिव हो सकते हैं, ये प्रपोजल चल रहा है। नोबल विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुडनॉफ, ये इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये 100 साल की उम्र में सेंचुरी मार के डेथ हुई है इनकी। नोबल विनिंग पर्सनालिटीज़ हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, क्योंकि बैटरी इन्वेंटर अभी डेथ किए हैं और लिथियम जो है हर कंट्री को आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनने हैं, 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इनका नाम जॉन गुडनॉफ। ऑफिशियल इग्नोर मैसिव अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस अहेड ऑफ जनवरी 6 राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसिव अमाउंट ऑफ क्या हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, जिसके कारण इशू निकल के आ रही है। FBI यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ये चीज़ें डील करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ थाईलैंड के PM भी रेस में चल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले सीनेट सपोर्ट करेगा टॉप जॉब को। तो ये देखिए, ये अगर बन के आते हैं यहाँ पे PM, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री भी इशू है, थाईलैंड में बहुत सारी इशू चल रही है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखते हैं कौन यहाँ पे PM बन पाता है, क्या ये फाइनली बन पाते हैं कि नहीं। अभी आपका यहाँ पे बता दूं, 2023 का जो वर्ल्ड कप होना है वो आपके भारत में तय किया गया है कि भारत में ये चीज़ें शेड्यूल होंगी। सबसे पहला मैच 5 अक्टूबर को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा, जो कि वेन्यू है अहमदाबाद में होना है। तो पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये चीज़ें होंगी। इस बार का वर्ल्ड कप आपके स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग
1,20,000 फीट के ऊपर ले जाकर इसको रिवील किया गया था, एक्सपोज किया गया था। एक बार फैंटेसी के रूप, इस बार फैंटेसी के रूप में इसको डिस्क्लोज किया गया। यहाँ से सीधे अहमदाबाद ये वर्ल्ड कप उतरेगा। उतरने से पहले ये 18 कंट्री विजिट करेगा। तो 18 कंट्री विजिट करने के बाद ये आपके भारत अहमदाबाद चीज़ें आएगी 5 अक्टूबर को। तो ये सारी डिटेलिंग है। भारत का मैच कहाँ कहाँ होने वाला है, तो दिल्ली में कहाँ कहाँ हो रहा है, ये दिल्ली हो गई, ये दिल्ली हो गई, दिल्ली में मैच, ये सारी मैच दिल्ली की आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो जो भी लोग दिल्ली में हैं ये दिल्ली में जाके लाभ उठा सकते हैं। और बात करी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान की मैच कहाँ पे होने वाली है, अहमदाबाद में होने वाली है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान की मैच अहमदाबाद में होने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड कप को रिलेट करके न्यूज़ निकाल के लाया हूँ। इस बार कौन वर्ल्ड कप जीतेगा ये कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। कौन 2 कंट्री हैं जो फाइनल तक पहुँच सकती हैं। मेरा अनुमान है एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, 2 कंट्री फाइनल में पहुँच सकती हैं। यहाँ पे अगर इंडिया नहीं होगा तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। तो दोनों कंट्री यहाँ पे पहुँच सकती हैं। देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ये थी आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे आपको इस चैनल की वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वहाँ पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। वंस अगेन फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।